तो लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने कंजर्वेशन मोमेंटम, सेकंड लॉ वगैरह वगैरह पूरा कर लिया था। आइए अब बढ़ते हैं न्यूटन दादा के थर्ड लॉ की तरफ। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आसान शब्दों में अगर कहूं कि अगर आप किसी को जितना मारोगे आप भी उतना ही पिटोगे, ये बात कही थी थर्ड लॉ ने। ठीक है जी, तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। ये एक जनाब है, फ़ोन लिए खड़े हैं और मान लेते हैं एक पर्सन है, ये साहिल नाम कह दिया हमने इसका जी, साहिल नाम का एक बंदा है। अब वो क्या खड़ा है? दीवार के सहारे। जैसे जनरली आप कहीं भी गली में फ़ोन लेके खड़े हो गए तो एक पैर दीवार पे है पीछे और एक आपका ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अपना थर्ड लॉ कैसे काम कर रहा है। एक चीज़ देखो, ये पीछे की तरफ, चलो मैं अगर इसकी बात करूँ इस पैर की, तो इस पैर से ये पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है दीवार पे, मान लिया F1 वेक्टर। ठीक है ना। अब अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब भी कहीं से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम जानते हैं जब ये पैर से इसको पुश करेगा, दीवार पे पैर टिका रखा है, दीवार मूव तो नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? सेकेंड लॉ तो कहता है फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होगा, यहां पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब शायद इस पर्सन के ऊपर भी अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है और उतना ही लग रहा है जिसकी वजह से इनका इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब इस दीवार से भी इस पर्सन पर, दीवार के थ्रू भी इस पर्सन पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F2। ठीक है, F1 फोर्स कौन? पर्सन लगा रहा है वॉल पर, F2 फोर्स वॉल लगा रही है पर्सन पर। और वॉल पर्सन पे क्यों लगा रही है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसके फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स अपोजिट से भी पक्का कोई फोर्स लग रहा है जो कि मोशन को अवॉइड कर रहा है। ठीक है जी, आते हैं। हाँ, यहाँ पर भी लग रहा होगा फोर्स, यहाँ भी लग रहा होगा, इसकी पीठ टच है, बट अभी हम सिर्फ इस वाले पैर की बात करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अगर मैं बात करूँ किसकी जी? सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ आपसे क्या कहता है कि जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है। अपन लोग को यहाँ अप्लाई करना है। नेट फोर्स कितने हैं? दो हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। तो हम कर देंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो वेक्टर सम कर रहा हूँ तो डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो कब लेंगे? जब हम उनका मैग्नीट्यूड्स पुट करेंगे। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मास। क्या यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? क्या दीवार इधर आगे पीछे मूव कर रही है? नहीं ना, तो एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है यहाँ पर? 0। तो यानी कि जो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि F1 वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का F2 वेक्टर। ये क्या बता रहा है कि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया दीवार पर, दीवार भी उतना ही, और अपोजिट, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। दीवार भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो एग्जाम्पल है वो चलते फिरते हम कहीं भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ मेरा वेट है ना, मेरा कुछ मास है m, ग्रेविटी मुझको नीचे खींच रही होगी, तो कुछ मेरा नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। चलिए छोड़िए, वो भी mg आएगा आगे जब पढ़ेंगे। तो देखो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, क्या मोशन हो रहा है? नहीं ना, पर मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ। इसका मतलब पक्की बात है कि बोर्ड भी, दीवार भी मेरे ऊपर उतने ही अमाउंट का फोर्स लगा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये सिंपल सा हमारा थर्ड लॉ है कि जो एक्शन करोगे उसके बदले में उतना ही रिएक्शन आपके ऊपर लगेगा, या फिर आम भाषा में आप जिसको जितना मारेंगे आप भी उतना ही पिटेंगे। ये था हमारा थर्ड लॉ। आइए बढ़ते हैं थर्ड लॉ के फोर्सेस की तरफ, या यूं कहो कि रिएक्शन फोर्सेस की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो रिएक्शन फोर्स है वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और R से भी। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सीधा। देखिए हमें मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस नीचे नहीं होता तो ये बॉल m मास, ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का, ये नीचे मूव करता ना कुछ फोर्स से। अच्छा नीचे क्यों मूव करता? क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे खींचती। अब हमें देखना है ग्रेविटी इस पे कितना फोर्स लगा रही होगी। तो मुझे मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है तो मास तो m ही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी किसका आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m और g हो जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना हो जाएगा? mg। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इस पे नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे एक फोर्स लगेगा क्या? mg। मैं भी अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा भार भी तो जमीन पे जा रहा है ना, मेरा mg कहाँ लग रहा है? जमीन पे। लेकिन क्या मेरा मोशन नीचे हो रहा है?
नहीं ना, इसका मतलब पक्का कोई फोर्स ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है जो मेरे mg को बैलेंस करके रख रहा है। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? ये सरफेस। कहाँ लगा रहा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, मेरे mg के अपोजिट। यानी कि यहां पर ये सरफेस इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। जब भी सरफेस फोर्स अप्लाई करेगा उस रिएक्शन फोर्स को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि इट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी comes in contact with surface, and second point it acts perpendicular to surface। और बेसिकली मुझे यहाँ पे एक ऑलवेज वर्ड और ऐड कर देना चाहिए ताकि हमेशा हमको ध्यान रहे। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। कभी भी वो सरफेस से कुछ थीटा पीटा एंगल पे नहीं आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और हमेशा क्या कर रहा है? मैं अगर नीचे खड़ा हूँ, मेरा mg नीचे लग रहा है, तो ये मुझे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ना। अगर मैंने अपना हाथ यहाँ पे रख रखा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुछ f अंदर की तरफ, तो ये मुझे बाहर की तरफ ही तो फोर्स लगा रहा होगा। तो पुशिंग टेंडेंसी है ना फोर्स की। तो ये कैसा होता है? नेचर में पुशिंग फोर्स होता है। ठीक है जी। तो ये n अपवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे ये क्या है? mg। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ? अप्लाई कर दूँ सेकेंड लॉ। अप्लाई अगर हम कर दें यहाँ पे सेकेंड लॉ, तो वो हमसे क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फोर्स है, एन है और एम जी है, और दोनों क्या है? अपोजिट। तो दो वेक्टर्स को अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एन एम जी अपोजिट है तो उसको माइनस कर देंगे, इक्वल टू मास। और ये इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ब्लॉक अपने आप तो ऊपर नीचे मूव करेगा नहीं, जीरो। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ गई? एम जी के बराबर। ध्यान रहे ये एन का फॉर्मूला नहीं है, एन निकालेंगे हम सेकेंड लॉ अप्लाई करके। बार बार कुछ भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं है सेम आंसर है। हम सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। ध्यान रहे, इसको याद नहीं करना, ये वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पर देखते हैं। तो ये केस पिछला लिया था मैंने, आदमी को आधा काट दिया, ऊपर से पूरा लेने की हमें जरूरत नहीं है। ये कुछ फोर्स लगा रहा है दीवार पे, यहाँ पे F1, और मुझे मालूम है इसके बदले में दीवार भी इस पे एक फोर्स लगा रही है F2। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम इस वाले केस का देखें, ये कुछ नीचे लगा रहा है अपना, उसका कुछ मास होगा ना, पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है कुछ तो मास होगा उसका m। ये नीचे लगा रहा है mg, और बदले में सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। अच्छा, अब मैं इसको F2 क्यों कहूँ? क्योंकि मुझे मालूम है ना, ये जो सरफेस फोर्स लगा रहा है, सरफेस के रिएक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो इसको मैं नॉर्मल कहूँगा। अब ये सरफेस अलग है तो इसको N1 नाम दे रहा हूँ, ये वर्टिकल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसको मैं N2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे दो सरफेस से क्या लग रहा है जी? तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसको कंसिडर मत करिए, यहाँ पर भी है, बट मैं इसको ले ही नहीं रहा, इसको मैं अज्यूम ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? वही सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो फोर्स हैं, N2 अपोजिट रिएक्शन फोर्स जो कि mg के अपोजिट लग रहा है, और उसके अपोजिट में क्या है? mg। तो N2 माइनस mg करेंगे, क्योंकि mg अपोजिट है। दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे हमेशा हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल टू मास m। अब मेरे को बताओ, क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर? नहीं ना, एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं हो रहा, पर्सन तो रेस्ट पर होगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से N2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? mg के। अब आप कहोगे यार फिर से वही आंसर आ गया, तो भैया केस भी तो वैसा ही है ना, वर्टिकल फोर्स नीचे ऑब्जेक्ट का हमेशा mg लगेगा। फिर से इसको याद नहीं रखना, देखो अब ये वेरी करेगा। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ फिर से वही क्या कि F नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। दो फोर्स हैं F1 और N1, दो वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड्स रखेंगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? N1 माइनस F1 इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दीवार में पीछे मूव कर रही है ना, पर्सन आगे मूव कर रहा है। तो यानी कि N1 माइनस F1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से N1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? F1 के। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल मैं हाथों हाथ बना रहा हूँ जो कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वर्टिकल वॉल ली मैंने, ठीक है जी, और यहाँ पे एक सरफेस बना दिया मैंने। ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, यहाँ से टच करके रख रखा है, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं हम 10 kg, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फोर्स भी अप्लाई कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया।
तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वर्टिकल दीवार में पुश होगा ना आगे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं, मुझे मालूम है दो सरफेस से कांटेक्ट में आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन दोनों सरफेस से क्या होगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नीचे वाला जो सरफेस है वो नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ, उसको नाम दे रहे हैं N1, और जो वर्टिकल सरफेस है वो नॉर्मल लगाएगा इस तरफ, इसको नाम दे रहे हैं N2। अब मुझे बताओ जो N1 है वो किसका नॉर्मल रिएक्शन है, क्या वो 100 न्यूटन का है क्या, या वो इसके मास का है। ये जो N1 है किसको अपोज कर रहा है, क्या वो इस 10 न्यूटन को अपोज कर रहा है या इसके mg को अपोज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है N1 अपोज कर रहा है किसको, mg को, जो इस वाले ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ लगेगा फोर्स 10g। N1 इसको अपोज कर रहा है और N2 किसको अपोज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है 10 न्यूटन को, क्योंकि N2 को अगर मैंने किसी भारी से भारी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ज़मीन पर रख दिया, दीवार के सहारे टच किया है, तो दीवार पे कोई फोर्स थोड़ा ही लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है ना। हाँ, जब तक कि मैं उस बॉक्स को पुश नहीं करूँगा इस दीवार पर कोई फोर्स नहीं आने वाला। तो ये जो N1 रिएक्शन है किसका, 10G का, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का, और N2 रिएक्शन है किसका, इस 10 न्यूटन वाले फोर्स का। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने हम इसको बैठें, ठीक है, हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है जहाँ पे नीचे लग रहा है 10G और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, इसको हम FBD भी कहते हैं। जब थोड़ा खतरनाक डायग्राम आएगा वहाँ पे मैं आपको FBD के बारे में बताऊँगा। और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए, तो जी यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड में लग रहा है क्या, N2। यहाँ अप्लाई वही करेंगे, F नेट इज इक्वल्स टू ma, दो ही फोर्स हैं, N1 10G अपोजिट हैं, तो N1 माइनस 10G इक्वल टू मास कितना है 10, और कोई एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। N1 माइनस 10G इक्वल टू 0। सो N1 कितना आ गया अपना 10 इंटू G, और G की वैल्यू हम 10 लेकर के चलेंगे तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो कितने का हो गया अपना 100 न्यूटन का। और वहीं वर्टिकल वॉल की बात करेंगे तो फिर से सेम फॉर्मूला, F नेट इज इक्वल टू ma, और N2 और 10 न्यूटन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो माइनस करेंगे तो N2 माइनस 10 इक्वल टू मास 10 है, और हॉरिजॉन्टल में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट पर है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो N2 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितना आ गया 10 न्यूटन। देखो मैंने वही कहा था कि ये mg याद करके मत रखना, वेरी करता रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसका रिएक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg का, कितना आया 100। जो वर्टिकल वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो किसका रिएक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का, और वो कितना आया 10 ही आया। तो आई होप आपको ये नॉर्मल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आइए अब नॉर्मल में चलते हैं इंक्लाइन प्लेन की तरफ, और वहां एक बड़ी मजेदार चीज मिलने वाली है। अब भाई इंक्लाइन प्लेन की तरफ बढ़ते हैं, और उससे भी पहले एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन देख लेते हैं मैथमेटिक्स का। क्या फिलहाल इसको देखो, ये ऑब्जेक्ट है, हमें मालूम है ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है जी। तो जो ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, एग्जैक्ट नीचे की तरफ, और वो कितना होगा mg। देखा हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। अगर मैं किसी मार्कर को सामने भी फेंक रहा हूँ, मोशन तो सामने हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे खींच रही है ना, इसी वजह से इसका पाथ कर्व हो जाता है, जो कि मैंने प्रोजेक्टाइल में बताया था, उसको देखिएगा। खैर ये छोटी सी ज्योमेट्री समझते हैं पहले, यहाँ पर इसको आप यहीं पर रोकते हैं। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन मैंने कर दी ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कर दी ऐसे, एक लाइन मैंने कर दी इस तरह से प्लॉट। ओके, आई होप इट्स सफिशिएंट। ओके, सो देखो अगर ये थीटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्योमेट्री, क्योंकि पूरे लॉज ऑफ मोशन में परेशान कर देगी आपको। ये एंगल थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो वही सेम एंगल थीटा यहाँ भी बन रहा होगा ना। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन और सेम इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, ठीक है जी। अगर ये थीटा, तो इसका सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल, क्या ये एंगल, मैं दूसरा मार्कर अगर यूज करूं, क्या ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री पर नहीं है? अगर ये 90 डिग्री पर हैं, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा नहीं होना चाहिए?
अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां पर है, यहां पर सम्मुख कोण बन रहा है, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है जी, अब मुझे बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल क्या ये 90 डिग्री पर नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये 90 डिग्री पर है तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक और बात बताइए कि अगर जैसे ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या ये 90 डिग्री पर नहीं है? मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ, क्या ये 90 डिग्री पर नहीं है? है ना, बिल्कुल है। तो अगर 90 डिग्री में से ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। जैसे कि थीटा अगर ये हुआ तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा जी अपना ये थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ये सम्मुख कोण ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ध्यान रहे फिजिक्स में एंगल हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा चलता रहेगा ये। तो हमेशा फिजिक्स में जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा एंगल हमेशा अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, मैंने इन दो एंगल्स को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाया है, क्यों उसकी जरूरत है। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब समझते हैं इस वाले केस को। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मुझे मालूम है यार ग्रेविटी तो इसको खींच रही है नीचे की तरफ, लेकिन हमें ये पता है इसका मोशन कहाँ होगा डाउन टू इंक्लाइन प्लेन। ग्रेविटी खींच रही है नीचे, तो हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जहाँ फोर्स होता है वहीं पे क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन, मोशन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही केस है ना कि एक इंक्लाइन प्लेन है और जी ग्रेविटी कहाँ खींच रही है नीचे खींच रही है। जब इसको मैं इंक्लाइन कर दूंगा तो मोशन नीचे हो रहा है, बट ग्रेविटी तो अभी भी इसको नीचे खींच रही है ना। देखो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन ग्रेविटी इसको खींच रही है एग्जैक्ट नीचे की तरफ। अब सेकंड लॉ ये कहता है कि मोशन या एक्सेलरेशन वहाँ होगा जहाँ पे फोर्स लगेगा। अब क्योंकि इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि नीचे की तरफ भी कोई फोर्स प्रेजेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। अब वो फोर्स कहाँ से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बॉक्स है एम मास का, उसको मैंने रस्सी से बांध रखा है और ऐसे खींच रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पर। अब आप बताओ, आपको पता है इसका मोशन कहाँ होगा सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना। लेकिन यार फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, मोशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स तो पक्की बात है प्रोड्यूस हुआ है। इसको मैं एफ डैश नाम दे रहा हूँ। और ये फोर्स प्रोड्यूस क्यों हुआ? अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो क्या मोशन होगा? नहीं ना। तो क्या ये वाला फोर्स भी होगा? नहीं ना। ये वाला फोर्स क्यों जनरेट है? मोशन यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो ये फोर्स प्रोड्यूस हुआ है ना, ये मेरे ही फोर्स लगाने की वजह से पैदा हुआ है। ये जो फोर्स क्रिएट हुआ ये कोई नया फोर्स नहीं है, ये क्या है मेरे फोर्स लगाने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स क्रिएट हो गया है। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक एरो ड्रॉ किया, बहुत बड़ा बन गया, इसको छोड़ते हैं। मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसका हाइपोटेनस एफ है और बेस क्या है, वो फोर्स जिसकी वजह से ये मूव हो रहा है। उसको मैं एफ एक्स कह दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? देखो बेस हाइपोटेनस थीटा किस में आता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कॉस थीटा। यानी इस केस में जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है वो इस एफ फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉस थीटा की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर मैंने अज्यूम कर लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा 60 डिग्री के एंगल पे, तो जो मेरा मोशन हो रहा है ना वो एफ एक्स की वजह से हो रहा है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 कॉस 60। 10 और कॉस 60 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। यानी अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट सामने मूव करेगा तो कितने फोर्स से करेगा, 5 न्यूटन से। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। ये हो जाता है आपके पास कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और एक दूसरा कंपोनेंट भी है उसको हम यहाँ समझेंगे। तो खैर आइए अब इधर आते हैं।
तो अब मुझे मालूम है, देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, अपनों को मालूम है नॉर्मल कहाँ लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस और बॉडी के पुशिंग डायरेक्शन में, ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे बॉडी को पुश कर रहा है। और मुझे मालूम है मोशन हो रहा है कहाँ, इस डायरेक्शन में। तो देखो अब क्या समझ में आया, जैसे कि यहाँ पर F फोर्स की वजह से तो एक्चुअल मोशन नहीं था, F ही का कुछ कंपोनेंट, कुछ हिस्सा था ना, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ F। वैसे ही जो ये मोशन नीचे हुआ ये भी किसकी वजह से हो रहा होगा, mg के कुछ कंपोनेंट की वजह से ना। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट आ रहा है यार नॉर्मल के कंपोनेंट की वजह से भी तो हो सकता है, देखो नॉर्मल मेरे ऊपर लग रहा है ना, लेकिन क्या मेरा मोशन हो रहा है, नहीं, इस क्यूब में फोर्स लगा रहा हूँ तो नॉर्मल तो यहाँ भी लग रहा है ना, क्या नॉर्मल की वजह से मोशन हो रहा है, नहीं। ध्यान रखना नॉर्मल की वजह से कभी भी मोशन नहीं होता। तो जो यहाँ पर ये नीचे मोशन हुआ ये क्या क्यों हुआ होगा, ये mg के कंपोनेंट की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, अब इस डायग्राम को देखो, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आपका एरो है और एक एरो आपने पीछे की तरफ खींचा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये कितना होगा जी, 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल को हमेशा याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखो हमें मालूम है कि कंपोनेंट कैसे निकालना है, जितना एंगल बनेगा उसका कॉस ले लेंगे। यहाँ पे थीटा था, इंक्लाइन में एफ था, तो जितना एंगल बन रहा था उसका हमने क्या करा, कॉस ले लिया। तो ये mg भी क्या कर रहा है, यहाँ से इस एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पे mg का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा, और इस वाली एक्सिस से कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg cos, और एंगल की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 90 माइनस थीटा। और हमें मालूम है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, sin थीटा। यानी कि ये फोर्स आपके पास जो लग रहा है बेसिकली ये क्या है, mg sin थीटा। आई होप अब कुछ कुछ क्लिक हो रहा होगा कि जो ये बॉडी नीचे मूव हो रही है ना, इस केस में वो mg की वजह से नहीं हो रही, एक्चुअल में किस फोर्स की वजह से हो रही है, mg sin थीटा की वजह से, mg के कंपोनेंट की वजह से। यहाँ पर cos थीटा आया था क्योंकि एंगल थीटा था, बट यहाँ पे क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है तो वो अपने आप क्या बन गया, sin थीटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मोशन होगा, मोशन डाउन द प्लेन is due to component mg cos theta, सॉरी mg sin theta। जो मोशन आपका डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा वो क्यों होगा, कंपोनेंट mg sin theta की वजह से। अच्छा चलो, अगर अभी भी आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई यार कि नॉर्मल का कंपोनेंट भी तो लग सकता है ना, तो लगा दो ना। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा यहाँ पे नॉर्मल का, तो n और जितना एंगल बन रहा है उसका cos, तो n cos 90। क्या कंपोनेंट लूंगा मैं, n cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो पूरा फोर्स कितना हो गया, 0। तो नॉर्मल की वजह से कभी भी मोशन नहीं होता, हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ भी देखो नॉर्मल मेरे ऊपर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और मोशन तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पे होगा। तो अगर नॉर्मल का आप कंपोनेंट लोगे n और एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, तो n cos 90 इधर या n cos 90 इधर, और cos 90 होता है 0। तो नॉर्मल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में हमेशा, हॉरिजॉन्टल कहूँ या फिर यूँ कहूँ कि अलोंग द सरफेस हमेशा आएगा 0। नॉर्मल की वजह से कभी भी मोशन नहीं होता। सो आई होप आपको ये इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन होता है दैट इज ड्यू टू mg sin थीटा। अच्छा, हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे नॉर्मल की वैल्यूज निकाल रहे थे ना अभी तक। तो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है और ये इंक्लाइन प्लेन वाली हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल निकालना है, उसके लिए मुझे कौन सी एक्सिस में जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में। तो इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं कहाँ, इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए वाई, और वाई में टोटल कितने फोर्स हैं, 2 हैं, एक एन और एम जी कॉस थीटा। अब मेरे को mg को नहीं लेना क्योंकि मैं mg के 2 हिस्से कर चुका, cos वाला अलग sin वाला अलग, तो n का वजूद खत्म, n को नहीं लेना। अब हम mg का cos लेंगे और sin लेंगे, और वहाँ भी हम देख रहे हैं अभी हम जो है नॉर्मल निकाल रहे हैं। नॉर्मल कौन सी एक्सिस में आ रहा है, y एक्सिस में। तो इसीलिए इस इक्वेशन को लगाएंगे y में, और y में कितने फोर्स हैं, 2 ही हैं, n और mg cos थीटा, और वो भी दोनों अपोजिट हैं। तो अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास। अब मेरे को बताओ क्या ये बॉडी ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही है क्या,
बॉडी का एक्सेलरेशन अगर हुआ भी तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में। वाई में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, वाई में एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन बॉडी का कहाँ हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये दो कंपोनेंट बेटा बिल्कुल अलग अलग है। नॉर्मल लग रहा है ऊपर, नॉर्मल मोशन नहीं करा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी तो नहीं होगा नॉर्मल की वजह से। तो ये जो मैं नॉर्मल निकालने जा रहा हूँ, लगा रहा हूँ वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ है, सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो जो ये न्यूटन्स के जो ये सेकेंड लॉ है ना, इसको हम बारी बारी से एक्स और वाई में अप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं यहाँ पर n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू m, और एक्सेलरेशन इनटू y कितना है, एक्सेलरेशन y 0 है, तो n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, एम जी कॉस थीटा। हाँ, इसको अब आप याद रख सकते हो, जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आएगा, जब भी, और आपको कहेगा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल हमेशा किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के। ये क्या है, ऑलवेज इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इसको आप ध्यान रख सकते हो, उसको याद रख सकते हो। जब भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल निकालने के लिए आप हमेशा एम जी कॉस थीटा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन फोर्स, टेंशन की तरफ। आइए बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन फोर्स की तरफ, जो है टेंशन। देखो, टेंशन वही है जो आपको होती है, और उससे यकीन मानो डिफरेंट नहीं है। टेंशन क्यों होती है, जब कोई काम दिया जाए उसको करने के लिए टेंशन होती है ना, बेवजह टेंशन तो किसी को नहीं होती। टेंशन कब होगा, जब किसी काम को करने के लिए टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो उसके लिए मेरे पास एक रस्सी है, ये एक रोप टाइप है मेरे पास। देखो, तो सबसे पहले तो देखेंगे टेंशन कब प्रोड्यूस होगा, जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट में आएगा स्ट्रिंग या रोप के साथ। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल ढीला है, लुज्जा पुज्जा सा। क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? अभी कुछ नहीं ना, बिल्कुल स्मूथ रिलैक्स फॉर्म में है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास को, जैसे कि इस बॉटल को मैं इसके साथ कांटेक्ट, अबे बंद जा, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैं इस बॉटल को इसके साथ कांटेक्ट में लेकर के आया, लेकिन क्या अभी भी ये वैसे ही स्मूथली हवा में फ्लो कर रहा है? नहीं ना, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच क्यों हुआ? क्योंकि नीचे हमें मालूम है क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है। उसको रोकने के लिए इसको टेंशन हो गई है, इस रस्सी को, रोप को टेंशन हो गई, यार रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें mg लग रहा है नीचे, तो रोकने के लिए जो फोर्स है वो ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना। तो इस रोप में जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो कहाँ हुआ है, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स क्रिएट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। और बेसिकली वो है क्या, वो कुछ नहीं है, कोई भी रोप या थ्रेड या स्ट्रिंग वो आपकी स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है। कहाँ, हमेशा बॉडी से अवे, बॉडी के मोशन को रोकने के लिए। तो पहला, इट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद स्ट्रिंग, और ये हमेशा क्या है, अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट टांग रखा है, मुझे मालूम है ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है कुछ फोर्स mg से। अब इसको नीचे जाने से रोकने के लिए इस रोप में एक फोर्स क्रिएट होगा ऊपर की तरफ, उसको हम कहेंगे टेंशन। तो हमेशा बॉडी से क्या लग रहा है, अवे। तीसरा, इट इज पुलिंग फोर्स। देखो, ये बॉडी को पुल करने का, खींच के रखने का काम कर रहा है ना, लेकिन नॉर्मल क्या था, बॉडी को पुश करने का काम करता था। तो ये पुलिंग है नेचर में। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। देखिए, यहाँ पर भी जो टेंशन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी बॉडी होगी, पुल करने का काम करेगी, यानी टेंशन इसको यहाँ खींचना चाहेगी। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा है इसके लिए टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। एक और खास बात देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये रोप, ये सेम है। अगर आपके पास रोप सेम है तो उसमें जनरेट होने वाला टेंशन भी हर पॉइंट पर सेम ही रहेगा। जैसे कि इसी एग्जांपल को अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो देखिए, सपोज करो मैंने अपने हाथ में इसमें इसको बांध रखा है और ये लटका दिया है, तो क्या दोनों तरफ सेम स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस नहीं हो रही है? जितना ये राइट वाले में उतना ही लेफ्ट वाले में हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें तो स्ट्रेचनेस बहुत ज़्यादा, इसमें लूज है, बिल्कुल नहीं। जितना ये टाइट है उतना ही
ये टाइट है। तो अगर आपके पास रोप या स्ट्रिंग सेम है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला टेंशन भी सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर टेंशन जो जनरेट होगा बॉडी से अवे लगेगा, यहाँ पर टी जनरेट होगा, और इसके लिए जो टेंशन जनरेट होगा वो यहाँ पर जनरेट होगा। लेकिन अगर आपका जो रोप या स्ट्रिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये डिफरेंट रोप है, ये डिफरेंट रोप है, तो यहाँ जो टेंशन लगेगा उसको अब मैं T1 कह रहा हूँ, और यहाँ जो टेंशन फोर्स क्रिएट होगा उसको हम T2 कह रहे हैं। अगर रोप डिफरेंट होगी तो टेंशन जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा, दोनों रोप में डिफरेंट। लेकिन अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहने वाली है। आई होप आपको ये टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं टेंशन के एंड टेंशन और नॉर्मल के कंबाइंड। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम 2-4 और करेंगे। हमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ईच केस में, ठीक है जी। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो अब मैं एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ FBD। अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया था। इसका मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसमें हमें करना क्या होता है, जो बॉडी है उसको आप एक सिंगल पॉइंट से दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ पर बॉडी क्या है जी मेरे पास 20 kg की, तो उसको हम एक सिंगल पॉइंट से दिखा देंगे और इसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं सब बना दो। तो इस केस में क्या क्या लग रहा है, इस केस में मुझे मालूम है नीचे ग्रेविटी लग रही है क्या mg यानी कि 20g, और ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, क्योंकि रोप है तो एक फोर्स जनरेट हो गया होगा टेंशन ऊपर की तरफ T, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और मुझे बताइए क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, नहीं ना, वो तो लटका हुआ है टंगा हुआ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, जीरो, एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो अप्लाई क्या करेंगे जी, हम अप्लाई वही करेंगे F net इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितने फोर्स हैं, दो ही हैं, कैसे हैं, अपोजिट हैं, जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट होंगे उनको माइनस किया जाएगा। तो T माइनस 20g इक्वल टू मास 20, एक्सेलरेशन 0, तो T ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20g, g की वैल्यू हम लेंगे 10, तो 20 इंटू 10, तो T हमारे पास कितना हो गया 200 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है और टेंशन भी क्या है, फोर्स है। तो टेंशन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 200 न्यूटन। और ये कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि सरफेस से कांटेक्ट में ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में है ही नहीं। हम जीरो भी कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो, या फिर नॉट इन कांटेक्ट विद सरफेस, ये सरफेस से कांटेक्ट में है ही नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन तो निकालेंगे नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं, आपसे कह रहा है टेंशन एंड एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन एंड नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल फोर्स इन ईच केस। यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, क्या ये सरफेस से कांटेक्ट में है, नहीं, तो यहाँ तो नॉर्मल नहीं लगेगा। यहाँ पे तो खाली एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ और 20g लगेगा नीचे की तरफ। हाँ यहाँ लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पे 10g लग रहा है नीचे और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और क्योंकि ये भी रस्सी से कांटेक्ट में है तो टेंशन भी जनरेट है, और क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। तो आइए निकालते हैं। तो देखो नॉर्मल निकालने के लिए जो मैं FBD बना रहा हूं, क्या मुझे इस वाले बॉडी की FBD बनाने की जरूरत है, नॉर्मल के लिए तो मुझे इसकी FBD बनानी चाहिए ना। तो कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर फॉर नॉर्मल रिएक्शन ना, फॉर नॉर्मल हम यहाँ बना रहे हैं किसकी, FBD किसकी, 10 kg की, ठीक है। तो ये रहा आपके पास 10 kg का ऑब्जेक्ट जिसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है कितना 10g, और ऊपर क्या लग रहा है आपका नॉर्मल, और भी फोर्स हैं जी। यहाँ पे क्या लग रहा है टेंशन, ठीक है। एक बात बताइए, क्या ये इस केस में तो ये टंगा हुआ था, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये जो पुली है, इसे हम पुली कहते हैं, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, नॉर्मली पुली है, ऑब्जेक्ट्स को रस्सी को उसके ऊपर रोल कराने के लिए, मूव कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मुझे मालूम है जब ये नीचे आएगा ये घूमेगी तो ये रस्सी को इस तरफ ट्रांसफर करता रहेगा पीछे वाली को, तो ये तो नीचे आएगा ना, जब ये नीचे आएगा तो इसका मोशन तो नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन तो नीचे हो रहा होगा, और जब इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी तो राइट साइड में होगा, जब ये नीचे मूव करेगा खींचेगा इसको राइट साइड में, तो यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन भी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है बट फिर भी हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, ठीक है। तो खैर ये 10 kg की FBD बन गई, सारे फोर्स बना दिए, एक्सेलरेशन वगैरह सब बना दिया।
अब देखो याद हो इंक्लाइन प्लेन वाले केस में एक बात बताई थी कि अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस आ जाए तो वहां पे हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, इसको 2 बार करना होगा। मैं मान लेता हूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप मेरे को खुद बताओ यार, कॉमन सेंस लगाए, क्या ये एक्सेलरेशन नॉर्मल की वजह से हो रहा है? नहीं ना, तो टेंशन की वजह से। और नॉर्मल निकालने के लिए मुझे इक्वेशन कहाँ लगाना चाहिए? y एक्सिस में। इसको मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, कि जब मैं निकालूंगा क्या, फॉर नॉर्मल, तो हम किस में अप्लाई करेंगे? इन y एक्सिस में, ठीक है। और हमें मालूम है एक्सेलरेशन नॉर्मल की वजह से नहीं हो रहा है, और नॉर्मल लग रहा है कहाँ? y एक्सिस में। तो इन y एक्सिस फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाई लिख देते हैं। y में कितने फोर्स है? 2 ही हैं, n और 10g, और कैसे हैं? अपोजिट, तो क्या करेंगे? माइनस, तो n माइनस 10g इक्वल टू मास 10, और एक्सेलरेशन कितना है y में? y में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, बॉडी तो x में मूव कर रही है, y में मूव नहीं कर रही है, और नॉर्मल की वजह से कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, हमेशा याद रखो। तो ये 0 इधर का 0 हो जाएगा, n की वैल्यू वहाँ जाएगी 10g, g से मल्टीप्लाई होके n कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया आपका? 100 न्यूटन। अब आते हैं टेंशन की तरफ। तो आप मुझे बताइए, टेंशन निकालने के लिए इस वाली FBD जो मैंने बनाई, इक्वेशन मुझे कौन सी एक्सिस में अप्लाई करनी चाहिए? वेरी गुड, x में। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या? फॉर टेंशन किस में अप्लाई करेंगे? इन x एक्सिस। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक ही, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, x लिख देते हैं। अब मुझे बताइए x एक्सिस में इस वाली FBD में टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? मात्र एक, क्या? टेंशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई फोर्स थोड़ी है, सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन। मास कितना है? 10 kg का, और एक्सेलरेशन कितना है? a। तो यहां से हमें टेंशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। नहीं मिला ना, कोई नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये बॉडी तो अभी भी जिंदा बची हुई है, इसको भी तो यूज करना है। ध्यान रहे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो जितनी बॉडी उतनी FBD। तो इसकी FBD पर आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? FBD ऑफ 20 kg। तो 20 kg की अगर FBD बनाएंगे तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है हमारे पास? 20g। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। और एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सिस है, तो अब यहाँ XY वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने फोर्स लग रहे हैं जी? 2 लग रहे हैं। और नेट में हम क्या करते हैं? दोनों फोर्स को, क्यों अपोजिट होते हैं तो माइनस करते हैं। छोटा सा कॉमन सेंस यूज करना है। इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा? टेंशन क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जहां मोशन हो रहा है, मोशन कहां हो रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब जो डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है। तो 20g बड़ा होगा, t छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस तो करेंगे, लेकिन बड़े में से छोटे को। तो 20g माइनस टी इक्वल टू मास 20, और एक्सेलरेशन a है। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं करनी, सीधा क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर, इसको देखो एरो बना दूँ, यहाँ के बाद हमने यहाँ किया है। इक्वेशन नंबर 1 + 2 को हम अगर ऐड कर देंगे तो 1 में क्या है LHS में? t, और 2 में क्या है RHS में? 1 में LHS में t है, और इक्वेशन 2 में LHS में क्या है मेरे पास? 20g माइनस का t इक्वल टू, अब आते हैं RHS पे। तो 1 में क्या है RHS में? 10a, प्लस 2 में क्या है RHS में? 20a। तो देखो t से t गया, यहाँ पे कितना आ गया? 20g इक्वल टू क्या हो गया? 30a। इसको हम और ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ के बाद यहाँ पर, तो 20g से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल टू क्या? 30a। 0 से 1 0 जा रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 20/3, यानी कि 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहाँ नहीं उसने, फिर भी हम निकाल देते हैं। अब टेंशन के लिए क्या करेंगे? इसको फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6.6। तो टेंशन कितना आ गया? 66 न्यूटन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में भी वो कह रहा है हमें क्या बताना है? टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन हम अपने पास से ऐड कर देते हैं। नॉर्मल लग रहा होगा क्या? बताओ मेरे को, क्या सरफेस से कांटेक्ट में है दोनों में से कोई बॉडी? नहीं, तो नॉर्मल नहीं लगेगा। रीजन क्या है? वही जी, ये नॉट इन कांटेक्ट विद सरफेस। आइए इनकी FBD से हम खेला करते हैं। तो अगर मैं बनाऊंगा पहले 5, देखो दोनों में टेंशन बना लेते हैं।
इसमें कहाँ लग रहा होगा, tan g नीचे, और टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। इसका क्या लग रहा होगा, 5g नीचे, और टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ये किस तरफ मूव कर रहा होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? ऑब्वियस सी बात है, tan g बड़ा है, ये खींच लेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा होगा, और इसका सेम एक्सेलरेशन से फिर ये ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, दो बॉडी है तो दो FBD बनानी पड़ेंगी, और उन दोनों का यूज करना पड़ेगा हमको। तो पहले हम करते हैं किसके लिए सॉल्यूशन, इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ, काहे कि नीचे की जगह भर गई है। तो पहले हम करते हैं किसके लिए, फॉर 5 kg की FBD बनाते हैं। तो 5 kg की FBD बनाएंगे तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है जी, 5g, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, और एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रहा है, ऊपर। एक ही एक्सिस है इस बॉडी की, तो वो XY वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। XY वाला ड्रामा कब करेंगे, जब एक ही बॉडी की दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशंस फोर्सेस आए तब। देखो यहाँ भी क्या था, एक ही डायरेक्शन में आ रहा था बॉडी का, कोई जरूरत नहीं थी। 5 kg वाले का भी क्या है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, F net इज इक्वल्स टू ma, तो नेट फोर्स लेना है, दोनों फोर्स अपोजिट है, माइनस करेंगे। किस में से किसको माइनस करेंगे, इस केस में T बड़ा है ना, क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन बड़ा हो गया, तो मतलब T में से माइनस करेंगे 5g को। तो T माइनस 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैं बनाता हूँ FBD 10 kg के लिए, फॉर 10 kg। तो बनाएंगे जी, नीचे क्या लग रहा है आपके पास, 10g, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे। इक्वेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, क्या, F net इज इक्वल्स टू ma, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं, माइनस करना है। किस में से किसको करेंगे, बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन हो गया, 10g, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे। तो 10g माइनस टी इक्वल टू 10 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2। मैं इसको सेपरेट कर दूं, कहीं ऐसा ना हो आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये अलग क्वेश्चन था। तो 1 का LHS लेते हैं, t माइनस 5g प्लस 2 का LHS लेते हैं, 10g माइनस टी इक्वल टू 1 का RHS लेते हैं 5 है, 2 का RHS लेते हैं 10 है। हमेशा ध्यान दो, T से T हमेशा कटेगा इस प्रोसीजर से चलोगे तो। जहां आपने यहाँ फोर्सेस को उल्टा पुल्टा कर दिया, ये इक्वेशन हो जाएगा इनवैलिड, फिर बहुत लंबी गंदी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो जी माइनस का 5g प्लस का 10g कितना बचा, 5g इक्वल टू क्या हो गया, 15a। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 5 = 15 कट जाएगा, तो g/3, और g कितना है 10/3, तो ये कितना आ गया 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया अपनों पे 3.3। अब हमें निकालना है क्या, टेंशन। तो टेंशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट। तो t माइनस 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इक्वल टू 5 इंटू 3.3। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 5 × 3 = 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 × 3 = 15, 1 16, 16.5 और प्लस का 50। तो टेंशन कितना हो गया, 66.5 न्यूटन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का, उसके बाद आपका ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाकी और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियोस अपलोड करूंगा जहां पे हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रखे होंगे, क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन पे हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। फिर से वही टेंशन, नॉर्मल और एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो मुझे मालूम है, पहले बना लेते हैं हम सारे फोर्सेज ना, यहीं पे दिखा देते हैं कि इसका नीचे लग रहा होगा कितना 10g, और टेंशन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। हमें मालूम है इसका नीचे लगेगा कितना 5g, यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि रोप सेम है तो टेंशन यहाँ लग रहा होगा कुछ t, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। पिछले में तो जज कर लिया था कि जी 10 kg, वहाँ पे 10g लग रहा है, यहाँ पे 5g लग रहा है, तो 10g भारी पड़ जाएगा और 5g स्लो पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, तो मूव नहीं करा पाएगा। यहाँ पे हम जज नहीं कर पा रहे क्योंकि मोशन यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं, इंक्लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। बड़ा आसान है, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, ध्यान रहे जब भी इंक्लाइन प्लेन आएगा बिना कंपोनेंट लिए तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। 30 अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा 30 डिग्री, और अगर एंगल बनेगा तो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ रहा है, जहाँ पे थीटा बन रहा है वहाँ पे कॉस का कंपोनेंट आएगा, तो 5g cos 30, यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा 5g sin 30,
अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि मालूम है ना इंक्लाइन प्लेन के अलावा मोशन होता है किस फोर्स की वजह से, 5g sin 30 mg sin 30 की वजह से। हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, देखते हैं। तो जी 5g 10 sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 25 न्यूटन। और यहाँ पे कितना लग रहा है, ये 10g है यानी कितना हो गया 100 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जो है यही होगा। तो यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कि ये फोर्स बड़ा हो गया और ये वाला फोर्स छोटा हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर होना है। ठीक है, आइए करते हैं, निकालेंगे। तो वही पहले यहाँ की FBD करते हैं। फॉर 5 kg के लिए हम सॉल्व करेंगे, FBD बनाते हैं। और मैंने वैसे सारे फोर्स यही दिखा दिए, FBD में दिखाने थे, बट कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे लग रहा है अपनों को मालूम है 5g, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ नॉर्मल, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे कंपोनेंट लग रहा है कौन सा 5g cos 30, और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा लग रहा है 5g sin 30, और पीछे क्या है टेंशन, एक्सेलरेशन भी कहाँ है ऊपर की तरफ। देखो फिर से एक ही बॉडी के में दो परपेंडिकुलर एक्सिस में फोर्स आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y को बांटना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये वाला x एक्सिस होगा हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर नॉर्मल के अलोंग y एक्सिस। तो मुझे बताओ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे कौन सी एक्सिस में जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है y में, है ना, क्योंकि नॉर्मल हमेशा उस एक्सिस में होगा जहाँ पे मोशन नहीं हो रहा होगा। और मोशन कहाँ नहीं हो रहा है, y में। एक्सेलरेशन कहाँ नहीं है, y में। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर नॉर्मल, उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, इन y एक्सिस। इक्वेशन कौन सी अप्लाई करूँगा, F net इज इक्वल्स टू ma। y में टोटल कितने फोर्स हैं, एक n है और एक 5g cos 30 है। याद रहे इस 5g का काम खत्म हो गया, कंपोनेंट ले चुके, दो हिस्से कर दिए, 5g की जरूरत अब नहीं है। तो F net में क्या, दो फोर्स अपोजिट माइनस कर देंगे, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, किसी में से किसी को भी माइनस कर दो। तो n माइनस 5g cos 30 इक्वल टू मास, और y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सिंपल 5g cos 30 के। तो 5g 10 cos 30 √3/2, तो n कितना हो गया अपनों पे 25 √3 न्यूटन। अब चलते हैं टेंशन के लिए, किस में जाएंगे, x एक्सिस में। तो यहाँ पर जाएंगे हम फॉर टेंशन, किस में अप्लाई करेंगे, इन x एक्सिस में। इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, F net इज इक्वल्स टू ma। दो ही फोर्स हैं x में, एक ये है और एक ये है, दोनों अपोजिट, दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो किस में से किसको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को ना। और एक्सेलरेशन जहाँ हो रहा है, मोशन जहाँ हो रहा है, मतलब वो फोर्स बड़ा है, तभी तो वो खींच के ले जा रहा है, तो टेंशन बड़ा होगा। तो टेंशन में से माइनस करूँगा 5g sin 30 को, तो t माइनस 5g sin 30 इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। t माइनस 5g की वैल्यू 10 sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये t माइनस 25 इक्वल टू 5a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं आया, इक्वेशन दो अननोन, दूसरी इक्वेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगी, दूसरी बॉडी पड़ी हुई है, उसको कुछ करा ही नहीं अभी हमने। इसका भी करते हैं जी, क्या करते हैं यहाँ पे हम फॉर 10 kg के लिए FBD बनाते हैं। FBD बनाएंगे तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है 10g, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है नीचे। क्या अप्लाई करेंगे, F net इज इक्वल्स टू ma। दो फोर्स है अपोजिट है, माइनस करेंगे, किस में से किसको करेंगे, बड़े में से छोटे को। जहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, जहाँ मोशन हो रहा है, वो फोर्स बड़ा, तो 10g में से माइनस कर देंगे t को, इक्वल टू t इंटू a। इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, वही इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करना है। तो 1 के LHS में कितना है t माइनस 25, प्लस 2 के LHS में कितना है 10g माइनस t, इक्वल टू 1 के RHS में कितना है 5a, प्लस 2 के RHS में कितना है 10a। t से t हमेशा कटेगा यार, माइनस 25 प्लस 100 इक्वल टू क्या 15a। तो ये कितना आ गया 75, ये कितना हो गया 15a, ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन निकालना है, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो t माइनस 25 इक्वल टू 5 इंटू 5, तो t इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, ये 25 वहाँ जाके प्लस होगा तो कितना हो गया 50 न्यूटन। स्वरूप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। हमने अभी लिफ्ट वाला केस नहीं किया, हमने अभी रिलेटिव वाला केस नहीं किया। लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, घट रहा है, नॉर्मल ज़्यादा है, कम है, वो सारे हमें देखने हैं। बट यहाँ पर मेजर फोकस है हमारा थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इंक्लूडिंग सम न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड के लिए तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।